अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम एक ऐसे मौजू को सामने लेकर आए हैं जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और अपने रिटायरमेंट के बाद हासिल होने वाले पैसे को गंवा बैठते हैं। वो ये कारोबार या वो ज़मीन इसलिए ख़रीदते हैं कि बुरे वक्त में या अपने घर की छत बनाने के लिए उनके लिए ये ज़मीन कारआमद हो। निजी सोसाइटी, कोई भी निजी हाउसिंग सोसाइटी हो, उसमें तो इस तरह के फ्रॉड होते ही रहते हैं जिनके केस नैब में और दीगर इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास जाते रहते हैं। लेकिन एक सरकारी सतह पर और जिसको कोऑपरेटिव इदारा जो है करार दिया जाता है, उसमें भी इस तरह के कई मामलात सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले अफराद क्या मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से क्या अपील करते हैं, उनके नाम और उनकी तस्वीर को अवेज़ा करके लोगों की जानिब से क्या मुतालबा किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज होने वाली FIR जो है वो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसकी तफ्तीश की जाती है, फिर FIR दर्ज की जाती है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जानिब से एक रेफरेंस भी भेजा जाता है कि ये केस आपको भेजा जा रहा है और कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाए। फिर इस प्रोग्राम में हम आपको उन 2 मुलाजमीन को भी सामने लाएंगे जिनके ऊपर ये FIR दर्ज है और ये मुलाजमीन किस तरह का बड़ा इंकशाफ करते हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि किस तरह से फ्रॉड हुआ, किस तरह से फ़ाइलें बेची गईं, किस तरह से बहुत बड़े रकबे के मालिक को सामने लाया गया, जबकि हकीकत में वो ख़ुद एक मामूली सा मुलाजिम है। प्रोग्राम में मुतासरीन क्या कहते हैं, वो मुलजिम जिनके ख़िलाफ़ नामज़द FIR है वो क्या कहते हैं, इसमें हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि ये किस किस्म का फ्रॉड था, जो लोगों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फ्रॉड का जो मामला सामने आया। महकमा एंटी करप्शन ने उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी कि जिन्होंने ये फ्रॉड किया, उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर रखी है। आज ये लाहौर प्रेस क्लब के सामने तमाम मुतासरीन एहतजाज करने के लिए आए। ये एहतजाज बुनियादी तौर पे है किस लिए और ये फ़्रॉड किस नौइयत का है और इसमें कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एक सीनियर सिटीज़न है हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे बैनर्स भी उठाए, एहतजाज भी किया और वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनसे इस बात की अपील की है कि जो उनकी लूटी हुई रकम है, जो करोड़ों रुपए का सब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, वो उनको वापस दिलवाई जाए। यकीनन सरकारी महकमे जो है जिसमें एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक FIR भी लॉन्च कर रखी है और अब वो कानूनी तौर पे उस पर मुल्ज़मान को कितनी सज़ा दिलवाने में कामयाब होती है, वो FIR में क्या कुछ होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। लेकिन हम ये मामला है क्या, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा सर, आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइए। फरीदुद्दीन मेरा नाम है। फरीदुद्दीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, और कारोबार करते हैं इसके साथ? नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है आपका। क्या हुआ, आप तो बड़े... ये बेसिकली ना मैंने तो 2016 में इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे,
ठीक है। तो मुझे इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो पता ये चला कि इस सोसाइटी में तो फ्रॉड की एक बड़ी लंबी दास्तान कौन है। सी सोसाइटी है, ये क्या? ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये ऑडिट एंड जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट पंजाब होती है, ठीक हो गया। और लिहाजा इसकी सारी जो इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हाँ होती है? बिल्कुल, सरकार इन्वॉल्व होती है और उसका सुपरवाइजरी रोल होता है। और अगर वो सुपरवाइजरी रोल अच्छी तरीके से प्ले करे तो यकीनन इनमें ख़राबी का चांस बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कहीं ना कहीं जब सोसाइटी गड़बड़ करती है और उसके इतला दी भी जाती है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, तो समटाइम्स वो उसे नज़र बचा जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि मैं जब 2016 में लिया, मुझे पता चला बाद में कि आपने जनाब, क्या लिया था 2016? मैंने एक प्लॉट लिया, कितने का? 16 मरले का प्लॉट था उस वक्त, तो 22-24 हज़ार लाख रुपए उसकी प्राइस थी। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो वक्त के साथ आपने थोड़ा सा ज़्यादा पैसे हो गए कैसे हैं। अदा किए? वो मैंने अपनी ज़ाहिर है कि सेविंग्स जो थी मेरा, नहीं, मतलब इकट्ठे पैसे दिए आपने? हाँ, वो साथ मैंने में दिए? किसी ऑलरेडी किसी के बंदे को अलॉटेड था, मैंने उससे ख़रीदा। फाइल खरीदी? फाइल नहीं, प्लॉट था वो, प्लॉट एक्चुअली फिज़िकली वहाँ पे थोड़ा बहुत बना हुआ था उस वक्त। ठीक है। एनी हाउ, उसके बाद पता ये चला कि जनाब ये कर के रहे हैं कि जाली नक्शा निकालते हैं, और एक इन्होंने खालिद बिन वलीद ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है। वो खालिद बिन वलीद ब्लॉक की ज़मीन इनके पास थी नहीं सिरे से। 2011-12 के ज़माने में ये निकाला गया, ज़मीन को सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया, और बगैर ट्रांसफ़र किए सोसाइटी के नाम पे इन्होंने फ़ाइलें मार्केट में बेचनी शुरू कर दी। मार्केट में जब फाइलें बेची तो जी। ये क्या जो सरकारी लोग बैठे हुए थे उनके इल्म में नहीं था? उनके इल्म में सब कुछ होता है। ये कई मरतबा ये मामलात इनके भी गए, बल्कि इवन नैब के अंदर ये मामलात रहे, और जिन्होंने ज़मीन प्रोवाइड करनी थी वो कई साल तक गिरफ़्तार रहे। उसमें वो सेक्रेटरी भी साबक सेक्रेटरी था, एक मलक रमज़ान, जो अब फौत हो गए हैं, तो उसको भी गिरफ़्तार किया गया। एक उमर याद साहब हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। साल से ज़्यादा इनको नैब ने अपने हिरासत में रखा। जब गिरफ्तार हो गया तो फिर किस बात का फिर एहतजाज? नहीं, वो तो किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारे उसके बाद रिलीज़ हो गए। ठीक है। वो अरेस्ट हुए, रिलीज़ इस वजह से हुए क्योंकि नैब का कानून बदला, उसमें शायद उनकी गुंजाइश निकल आई और उनकी ज़मानतें हो गई और वो आज़ाद फिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये हुई कि वही कारोबार जो है ना, अब ये जो नई MCI आई ना, उसी को एक्सटेंड किया गया ठीक है। कि आगे वो ज़मीन पहले ही पूरी नहीं हो रही थी, वो मालकान को दे ही नहीं रहे थे, सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं करा रहे थे। उन्हीं मालकान ने मिल के, और उसके बाद सोसाइटी ने एक बंदा पकड़ा, अपना ही मुलाजम, जिसका नाम मोहम्मद ज़मान है। वो भट्टू साहब का शायद मुलाजम है, ड्राइवर था। ये मोहम्मद ज़मान क्या जी, जी। है? मोहम्मद ज़मान एक मुलाजम है, ड्राइवर है, जो भट्टू साहब का ड्राइवर था या मुलाजम था। और ये whatever। भट्टू साहब कौन है? भट्टू साहब सदर हैं सोसाइटी के, और अदील गुज्जर साहब उसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और ये सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी ही सारे मामलात को चलाते हैं, फैसला, क्योंकि इन्हीं के दस्तों से हर फैसला होता है। अच्छा। सबसे बड़ी अथॉरिटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो बाय लॉज भी हैं उसके मुताबिक ये 2 लोग होते हैं। ठीक है। और इन्हीं के दस्तों से ये एक नई जॉइंट वेंचर निकाली गई, जिसमें 2000 से ज़्यादा इन्होंने फाइलें बेची। 2000 से ज़ायद? 2000 से ज़ायद उस नक्शे के अंदर शो की गई थी। ठीक है। यानी पहले ही ज़मीन पूरी नहीं हो रही खालिद बिन वलीद की, और ये नई ज़मीन, जिसका ज़मीन का सिरे से सोसाइटी के नाम पे एक मरला नहीं ट्रांसफ़र किया गया, वो किया गया। इससे पहले भी 2 जॉइंट वेंचर्स ये ठीक है। कर चुके हैं इसी तरह की। जॉइंट वेंचर बुनियादी तौर पे एक बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, ठीक है। उसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर कराया जा सकता है, उसको ठीक है। पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर कराया जा सकता है। लेकिन ठीक है। इन्होंने कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके टैक्स रिटर्न्स बाकायदा जमा कराए जाते हैं, ठीक लेकिन है। वो भी कुछ नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा, ये सारा जाली अगर ये हवाई- सारा कुछ ऐसे था तो फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों अच्छा की? नहीं, वही ना, अब बात ये होती है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी रिलायबल इसलिए होती है कि ऊपर एक सुपरवाइजरी बॉडी बैठी है, इलेक्शन कराती है, इलेक्शन से लोग आते हैं, और लोग, एक कमेटी है बाकायदा। ठीक जब है। कमेटी है तो उसका मतलब ये है कि वो कमेटी एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, ठीक वो है। कम से कम ख्याल रखेंगे अपने। अगर वो सारी कमेटी मिल जाए और एक जाली, जिस बंदे के पास ज़मीन ही नहीं है, उसके नाम पे फाइलें प्रिंट करके, कागज सिर्फ प्रिंट ही करने ना, सदर और सेक्रेटरी ने साइन करने और उसको भेज देना। ठीक है। तो इतना सा काम है उनका, उन्होंने इतना सा काम किया, जाली अच्छा, फाइलें बेची। इन लोगों ने अगर जाली फाइलें बेची और साइन किए और फाइलें फ़रोख्त कर दी, तो इसको चेक करना, इसको मॉनिटर करना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है, अगर वो कर रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात असल में ये है कि 1 साल पहले हमने इसके अलावा भी 2 जाली जॉइंट वेंचर्स इन्होंने की हुई हैं,
उनके बारे में भी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बाकायदा दरख्वास्त दी। ये पिछले 3 साल इनको हो गए इस एमसी को। 3 साल में उन्होंने एक AGM नहीं कराई। AGM का मतलब ये होता है कि उसमें लोग सारे आते हैं, सारे मेंबर्स, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर वो वोटिंग होती है, उसके बजट के हवाले से भी बात होती है, उसके आगे फैसलों के, लेकिन कोई AGM नहीं कराएगी क्योंकि ये करप्शन में मुलव्वस थे। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब हमने 1 साल पहले AGM के लिए दरख्वास्त दी, साथ हमने हमारी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हुई, 4 हेयरिंग्स हुई, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के पास हुई हमारी 3 हेयरिंग्स, लेकिन इसके बावजूद कोई हमारे सबूत देने के बावजूद सोसाइटी ने और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया सोसाइटी के खिलाफ। ठीक है। फाइनली ये जब हमने उनको नक्शा भी दिया कि जनाब ये जाली नक्शा है, इसमें ये जाली जॉइंट वेंचर है, ये ज़मीन सोसाइटी के नाम पे नहीं है, और ये कैसे ये प्लॉट जबकि LDC भी अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे बेच रहे हैं? एनी हाउ उन्होंने क्या किया कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और हमें बल्कि हकीकतन कहा गया, हमें बाकायदा तौर पे कि जनाब इनसे आप निगोशिएट करें और अपने मामला सेटल करें। भाई आप मेरिट्स पे फैसला करें कि हमने आपको सबूत दिए हुए, आप उस पर मेरिट्स पे फैसला करें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किस लिए है? कोई जब मेरिट्स पे फैसला नहीं कर रहा तो इसका मकसद क्या है फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट? अच्छा, ये इनको माइक दीजिएगा। आप बताएं जी, जो एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि असल में फ्रॉड जो है वो कितने लोगों के साथ हुआ और तकरीबन कितनी रकम बनती है? सर ये कोई माइक करीब कर लें। ये 1000 से ज़ायद लोग होंगे, उनमें से सैकड़ों बशमूल मेरे नैब में भी जा चुके हैं। वहाँ पे केस जो इनका है वो अप्रूव हो चुका है, और ये जो FIR दर्ज हुई है 79/24, उनके मुद्दईयान में से मैं भी एक हूँ। आप मुद्दई हैं? जी बिल्कुल, मैं मुद्दई हूँ। जो हम लोग किस मुतासिब, बुनियाद पे FIR हुई? मुद्दई कैसे बने आप? सर हमने मुल्ज़मान कौन कौन है इसमें? मुल्ज़मान सर इसमें अदील गुज्जर हैं, वो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव के। तो इसके साथ साथ वो अकाउंट ऑफिस में 18वें ग्रेड के ऑफिसर भी हैं। इरफान हनीफ वट्टू है सदर इसका, जो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग है साजिद हुसैन, वो इसमें मुलज़म है। इनके साथ जो जितना भी लैंड माफिया था वो भी इनके साथ जो हैं वो मुलज़मान है। ठीक है। अब आप लोगों की जो FIR दर्ज हुई है एंटी करप्शन में, कोई मुलजिम गिरफ्तार भी हुआ है, क्या कहते हैं डिपार्टमेंट वाले कि कहाँ तक पहुँचा है? कोई बेल पे हैं वो लोग या फ़रार हैं? कहाँ हैं वो मुलजमान? उनके साथ मामला ये है कि हम तो मुद्दईयान है ही हैं। जब हमने एंटी करप्शन से रुजू किया है तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया। क्या और ये बेसिकली क्या किया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने ये किया कि जब हम भी सारे फंस रहे हैं तो उन्होंने इन्हें शोकाज दिया। ना सिर्फ शोकाज दिया डिप्टी रजिस्ट्रार ने, बल्कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब जो है इशफाक हुसैन साहब, उन्होंने रेफरेंस भेजा इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए। FIR दर्ज करवाने के लिए किया। रेफरेंस पे FIR सारे बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसके मेन मुद्दई हैं, हम उसके साथ मुद्दईयान हैं। उन्होंने कहा जी कि जितने भी लोग हैं, अदील गुज्जर है, ये सारी जो बॉडी है, इन्होंने पब्लिक के साथ जो है ना वो चीटिंग की है। ये पब्लिक एट लार्ज केस है, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट अपना कोऑपरेटिव लॉ के मुताबिक ये दायरा कार एंटी करप्शन का है, इनके खिलाफ FIR दी जाए। ठीक है भाई, आप अपना नाम बताइएगा और दूसरा ये बताएं कि ये किस तरह का फ्रॉड है कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फ्रॉड जो है वो एक सरकारी मुलाजम, 1 या 3 लोग जितने भी हैं, वो इतना फ्रॉड कर गए हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? किस तरह से ये फ्रॉड हुआ? फिर FIR भी लॉन्च हो गई, फिर आप सरकारी इदारे के एहलकारों के ख़िलाफ़ FIR भी करवाते हैं, और फिर जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस सूबे की, उनके आगे अपील भी करते हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक नासिर है, और मैंने भी जो है ना ये ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें इरफान हनीफ वट्टू जो कि इसमें वो सदर हैं, और अदील गुज्जर जो है ना इसमें जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है। जब ये लोग इन्होंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन भी इन्होंने गुदांधली से ही मुझे बाद में पता चला कि इलेक्शन भी इन्होंने गुदांधली से ही जीता था। तो इन्होंने इलेक्शन जब जीता तो इन्होंने ना कुछ लोगों को बुलाया वहाँ पे सोसाइटी में, अदील गुज्जर ने और इरफान वट्टू ने, जिसमें मैं भी हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा जी हम आगे जो है ना ये जो सोसाइटी की ज़मीन कुछ ख़रीद रहे हैं, उसमें हम जो है ना आप लोगों को प्लॉट भी देंगे। ठीक है, हम पर एकड़ में हमें ज़मीन ख़रीद के जितने एकड़ देंगे हम पर एकड़ के 13 प्लॉट आप लोगों को देंगे। ठीक है ना।
क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर और मेरे साथ काफ़ी दोस्त मेरे साथ अटैच हैं जो कि मिल के हम जो है ना प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, क्या इसमें हमें क्या होगा फ़ायदा। उन्होंने कहा जी हम आपको जो है ना जो फ़ाइल आप ख़रीदेंगे वो तकरीबन को 22 लाख में आपको फ़ाइल पड़ेगी, और वो कोई 1 साल बाद वही फाइलें जो है ना ये 35 लाख के हिसाब से सोसाइटी आपसे वापस खरीदेगी। ठीक है। तो मैंने कहा, और दोस्तों ने मिलके उन सब ने प्लान किया कि यार ठीक है, काम ठीक है, चलो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट की तकरीबन आपने? मेरी इसमें 30 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ठीक है। और मुतासरीन कितने हैं जो दूसरे जिन्होंने अपने मुतासरीन- घर बनाने के लिए घर का ख्वाब देखा और घर बनाना चाहते सर मुतासरीन इसमें जो अभी नैब में एप्लीकेशनें हैं वो तकरीबन 160-65 के करीब नैब में एप्लीकेशनें हैं। ठीक है। तो कोई एंटी करप्शन पे है, कुछ लोग अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं, कुछ लोग और भी राब्ते कर रहे हैं दोस्तों के साथ कि हमने भी एप्लीकेशनें देनी है नैब में। तो मेरे ख्याल में कोई 300-400 के करीब जो है ना इसमें मुतासरीन है। ठीक है। और ये 2 से 3 अरब का फ्रॉड है तकरीबन। 2 से 3 अरब 2 का? से 3 अरब का फ्रॉड है तकरीबन। एंटी करप्शन ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें उसी लैंड का जो फ्रॉड हुआ जिसमें अरबों रुपए की रकम लोगों की गई और लोग जो हैं उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है सड़कों पर वो लोग। उसके ही कुछ मुलाजमीन जो उस एफआईआर में मुलजिम भी हैं, यकीनन अब ये मुलाजिम थे और अब जो हकायक जो कुछ वहाँ पे होता रहा, जो उनसे करवाया जाता रहा, उसके ऊपर से ये पर्दा उठा रहे हैं। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि जो एहतजाज करने वाले लोग थे, जो अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए रकम डूबने का जो है वो इजहार कर रहे हैं, तो इनके इल्म में ये बात कब आई, कैसे आई? क्या जब एफआईआर हुई तब इन्हें पता चला कि ये जो काम जो अमल वहाँ पे करते रहे वो गैर कानूनी था? ये अब इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई आपका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी सलमान बासित। सलमान साहब, आप क्या करते थे उस दफ्तर में जहाँ पे लोगों के साथ ज़मीन के नाम पे फ्रॉड होता रहा और उस ज़मीन का कोई वजूद नहीं था? क्या करते थे वहाँ पे आप? मैं सर ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बतौर टाइपिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ 2004 से। ठीक है। और कितनी सैलरी थी आपकी? मेरी सैलरी थी 72,340। तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये आप महाना लेते थे। लेकिन वहाँ पे जो फ्रॉड हुआ वो तो करोड़ों से अरबों तक का गया, तो आपको कुछ अंदाज़ा था क्या इलीगल चीज़ें वहाँ पे आपने देखी? फिर आप मुलजिम भी बन गए इस एंटी करप्शन की एफआईआर में? इससे करप्शन का तो कोई आइडिया नहीं था सच के। मैनेजमेंट कमेटी रन करती है जिसमें सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमेटी सोसाइटी जो करती थी वो आपको अंदाज़ा है क्या करती थी? नहीं, उनका तो बाहर से क्या लैंड माफिया के साथ और जो भी उनका था, इससे तो हमारे ना मिनट्स में हमें पता होता है ना हमें बैठाते हैं मीटिंग में। हमारा तो काम सेक्रेटरी और सदर के ऑर्डर्स को फॉलो करना। ठीक है। मौजूदा कमेटी में सेक्रेटरी साहब थे अदील गुज्जर साहब और सदर साहब थे इरफान भट्टू साहब। ठीक है। तो इन्होंने पिछले साल ये दोनों सरकारी मुलाजिम थे? सेक्रेटरी साहब सरकारी मुलाजम थे, जो सदर थे इरफान भट्टू साहब वो बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन थे। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता रहा? क्या आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? पिछले साल जून 2023 में इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन लिया था आपस में कि मिनट्स में कि मोहम्मद जमान के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कर रहे हैं। जमान कौन था? लैंडलॉर्ड थे वो, जो मुझे बताया गया कि वो लैंडलॉर्ड थे। लेकिन जो आपके साथ बैठे हुए यही थे जमान साहब? हाँ जी। तो ये भी वहाँ पे काम करते थे, आपके साथ ही होते थे? नहीं, सोसाइटी ऑफिस में नहीं थे, ये
तो सोसाइटी के मुलाजिम नहीं थे। इनको आपने उस वक्त कहीं देखा, कभी पहले हाँ जी, देखा था? सेक्रेटरी और सदर लेके आए थे इनका बायोमेट्रिक करवाने के लिए। बेसिकली मेरा काम है बायोमेट्रिक करवाना। और तो ये आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी लैंड के ये मालिक हो सकते हैं? नहीं सर, कोई ऐसा आइडिया तो नहीं था। वो तो लाया उनको बायोमेट्रिक करवाओ इनका। आप उन्होंने बायोमेट्रिक इनका करवाया? जी आपने किया जी, बायोमेट्रिक? मेरा काम है जी, साथ बायोमेट्रिक कौन कौन लोग थे? इरफानी भट्टू साहब थे, अदील अहमद गुजर साहब थे, ठीक और है। बाकी भी लोग थे। मेरे पास रशीद रहता है अमूमन। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब इनका बायोमेट्रिक उन्होंने हुआ? जून 2023 में जो है ना डिसीजन लिया है मैनेजमेंट कमेटी ने कि मोहम्मद जमान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर का। तो 55 और 45 के तनासब से जो है वो हम फाइलें जारी करेंगे इनको। तो कितनी फाइलें हैं, कितनी बननी है, इसका तो सर हमें आइडिया नहीं है। हमारा तो काम है सेक्रेटरी और सदर के ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक है। और कितनी फाइलें वो जो बायोमेट्रिक करवाना, आईडी कार्ड जो रेगुलर प्रोसीजर, आईडी कार्ड की कॉपी लेनी, तस्वीरें लेने हैं, बायोमेट्रिक का थंब इम्प्रेशन करवाना है, वो करवाते रहे हम। ठीक है। तो फिर फाइलें भी इशू होती रही हैं सेक्रेटरी और कितनी सदर। फाइलें तकरीबन इशू हुई? कोई 250 अंदाज़ा से तो? 300 के करीब जो ये हुई। उनकी मालियत क्या बनती होगी? सर मार्केट रेट से तो आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट होता है हमारा, तो बिल्कुल ही मेरा सेपरेट ठीक हो काम गया, है। ठीक हो ऑफिस गया। के अंदर अच्छा, सीट ये पे बताएं फिर बैठने का आपको काम कैसे पता चला कि ये फ्रॉड है? फिर आप पे एफआईआर भी होगी? इसका तो नहीं अंदाज़ा हुआ, नॉर्मल गुजरती रही है, रूटीन जैसे ऑफिस की थी। हम्म, तो उसके बाद जो है ना वो सदर साहब मंजर आम से गायब हो गए। तो वो फिर पता लगा जी वो मुल्क से बाहर चले गए। तो उसके बाद आस्ता आस्ता एकदम जो है वो ये शोर आ गया कि ये फ्रॉड हो गया है, ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई सोसाइटी के नाम पे, और फाइलें जो है ना वो बगैर इंतकाल हुए सोसाइटी के नाम पे इंतकाल होती हैं। फिर आगे जो है ना वो फाइलें इशू हो गई हैं। तो वो एकदम ही एंटी करप्शन का पर्चा हो गया। एकदम भी जो है वो समझ नहीं है क्या हुआ, किस तरह हुआ। ना मैंने जो है वो किसी के साथ को फ्रॉड किया, ना मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ। वो सेक्रेटरी अदील साहब और इरफान साहब सदर हैं, साइनिंग अथॉरिटी वही हैं। मेरा तो काम एज ए टाइपिस्ट का है, ड्राफ्ट बनाना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, टैक्सेस के, टीएमए, स्टाम्प ड्यूटी, विद होल्डिंग, गेन टैक्स, सारी डिटेल बनाना मेरा तो बिल्कुल काम सेपरेट है। तो मैंने तो ना मुद्दईयान से मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, इनका नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। ये दफ्तर भी आते रहे हैं, मुद्दई साहब भी आते रहे हैं, बाकी मुअज़्ज़ज़ बंदे भी आते रहे हैं। मेरी तो आज तक कभी ना कोई ज़बानी कंप्लेन आई है, ना कोई रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो नहायत ही ईमानदारी से और अपने काम से मुखलिस होकर काम किया दफ्तर में, 9 to 4 काम किया। उसके बाद बीवी बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, उनका वाहिद कफ़ील हूँ मैं। अच्छा, ये मेरे बताएं बगैर कि तो उनका जब एफआईआर हुई तो फिर आपको यकीनन एंटी करप्शन की जब एफआईआर होती है तो वो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पहले करते हैं। आप उस दफ्तर में गए, आपको बुलाया गया? जी एंटी करप्शन ने बुलाया जी, बिल्कुल। क्या कुछ होता रहा वहाँ पे? जी एंटी करप्शन ने नोटिस दिया, बुलाया, वहाँ पे गए, स्टेटमेंट भी दी उनकी, जो यहाँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे भी बताई सच्चाई, बयान भी दिया वहाँ पे अदालत में, जो है वो 164 का बयान भी दिया। ये जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है। मुझे जो है वो अब आपके चैनल के तवज्जुह से जो है मैं अपील करता हूँ मुअज़्ज़ज़ मोहतरमा इज़्ज़त माब सीएम पंजाब से मरीम नवाज़ साहब से कि मुझे सिक्योरिटी फराहम कीजिए, क्योंकि मुझे थ्रेट भी थे बहुत, मेरे बच्चे भी हैं छोटे, मेरे अलावा उनका कोई कफील नहीं है। लेकिन मैंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, जो सच है वो मैंने बताया। आपको थ्रेट किसकी तरफ से? मुझे थ्रेट थी हर तरफ से कि जो ना बताओ इस तरह, ये बयान चेंज करो, वो करो। मेरा शुरू से यही था, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने फरमाया कि बेटा सच बोलना है, सच 100 साल बाद भी सच रहेगा, कल भी सच रहेगा। झूठ एक बोलोगे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। झूठ कभी बोला नहीं, कोशिश पूरी की। सच्चाई जो थी वो मैंने उधर भी बयान की, अदालत में भी की, एंटी करप्शन में भी की, रिटर्न स्टेटमेंट भी दी अपनी एज इट इज़, जो आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ मैं उनको भी। आज भी सच बताएं कि फ्रॉड करने वालों में कौन कौन लोग शामिल थे? सर फ्रॉड करने में तो मेरे पास तो नहीं है अथॉरिटी कि मैं किसी को फ्रॉडिया डिक्लेयर करूं, लेकिन फ्रॉड हुआ लोगों के साथ। मुझे जो सेक्रेटरी और सदर इरफान भट्टू साहब और अदील साहब, अदील अहमद गुजर साहब सेक्रेटरी, मैं तो उनके ऑर्डर का फॉलो करना मेरा जो है ना वो मेन कोई ड्यूटी इसके इन दोनों के अलावा भी था? कोई ऑर्डर करता था, कोई फाइलें बेचता था? बायोमेट्रिक भी इन्होंने ज़मान साहब का करवाया, तो आप बताएं कि कोई और ऐसा शख्स भी था जो इन दोनों के अलावा फ्रॉड कर सकता हो?
सर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन एमसी मेंबर जो हैं वो अफसर होते हैं। 11 मेंबर्स की टीम होती है एमसी मेंबरान की। हाँ, 11 मेंबर होते हैं 11 जिसमें members। ये सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अथॉरिटी तो सेक्रेटरी और सदर होते और हैं। सदर की होती है जी। तो फिर लेकिन और भी एग्जीक्यूटिव मेंबर लाते थे, बायोमेट्रिक कराओ तो वो अपना सेक्रेटरी सदर से पूछ के करवाते थे। अच्छा चले, करवाना ठीक तो हो गया। आप हाँ, जो बता रहे थे कि एंटी करप्शन में आपको भी शामिल तफ्तीश किया गया, इंक्वायरी के लिए बुलवाया गया, फिर आपको थ्रेट भी था, और अभी भी शायद आप जितने खौफजदा हो रहे हैं कि अभी भी आपको गालबन थ्रेट है। कोई किस तरह का थ्रेट है? कोई आपको फ़ोन कॉल ऐसी आई हैं या कोई किसी ने आपसे बिलमुशाफा मिल के कोई ऐसा थ्रेट दिया है? आपके बच्चे भी छोटे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई इजहार करें ना कि किसको आप अपील करना चाहते हैं कि क्या सिक्योरिटी आपको दें? किसने आपको डराया, किसने आपको धमकाया? मुझे सर जो सच था वो मैंने उस वक्त भी बताया, सच अदालत तो में यही भी था। बताया, सच अभी भी यही बताया। मुझे मेरा काम सेक्रेटरी सदर को ऑर्डर को फॉलो करना है। अब मैं कोई डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे साहब कहते हैं कि इनका बायोमेट्रिक कराओ, और बाद में अगर कोई कहता है कि आपने नहीं मानना कि बायोमेट्रिक नहीं करवाया आपने, हाँ, तो मैं कैसे उसको इनकार कर सकता हूँ? वो जितने बायोमेट्रिक गलत करवाते रहे। बायोमेट्रिक बेसिकली है निशानदही करना कि ये बंदा ऑफिस में आया खुद। ठीक है, अगर मैंने करवाया बायोमेट्रिक तो इसमें ना मैंने कोई रकम ली किसी से, ना मैंने कोई फाइल किसी को दी, ना हैंड ओवर की। फाइलें टाइप करना मेरा काम है, सेक्रेटरी सदर के ऑर्डर को फॉलो करना मेरा काम है। उसके बाद सेक्रेटरी और सदर साइन करके डिस्पैच करवाते हैं। वो रिकॉर्ड कीपर है मोहम्मद इब्रार, एवरीबॉडी नोज दैट। वो रिकॉर्ड कीपर है, रिकॉर्ड उसके पास होता है। मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर है जिसमें बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड होता है, और सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक चलते हैं हम, और पीसी है उसमें ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, कोई लेटर लिखना, कोई रिकॉर्ड टैक्सेस की डिटेल सारी मेरा बिल्कुल सेपरेट काम है। ठीक है। जो एफआईआर हुई उसका क्या? फाइलों पे साइन होते हैं, उसके बाद वो बहुत स्टैम्प लगती है, लोहे की स्टैम्प होती है बहुत। वो अच्छा, रिकॉर्ड कीपर के एफआईआर पास है। जो आप पे हुई उसका स्टेटस क्या है? आप शामिल तफ्तीश हुए, बेल करवाई जी है? सर, मैं वहाँ पे पेश हुआ था एंटी करप्शन में, उनको भी यही बिल्कुल सच्चाई बताई, लेकिन उसके बाद वो पर्चा हो गया फिर। इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी सच्चाई तस्लीम नहीं की, इसलिए एफआईआर हो गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो पहले हुई। जी, सच्चाई तो जो मैं अब बयान कर रहा हूँ उधर भी यही बयान की है, बस इधर सर डिटेल से कर रहा हूँ। उधर जो उन्होंने सवाल पूछे मैंने एज इट इज़ बिल्कुल सच बताया, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के सच बताया। ठीक है। हमारे पास बीइंग अ मुस्लिम एक ही चीज़ होती है कि आप हलफ उठा लें। आपने हलफ उठाया? मैं तो अभी भी हलफ उठाने को तैयार हूँ। हर वक्त बात जो की है बिल्कुल हक सच की और बिल्कुल सच्चाई बयान की मैंने। जान अल्लाह के कब्ज़े में, उसी के हवाले, तवक्कल तो अल्लाह बस। अब जान जाती है, मेरे बच्चों की सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी है। सच्चाई जो थी वो थी, सच्चाई बराक रहनी है। मैंने सच ही बोलना है, आज कल परसों मैंने सच ही बोलना है, अभी भी और पहले भी। ठीक है। अब हम आपकी बात करवाते हैं ज़मान साहब से। ज़मान साहब वो शख्स हैं जिनको वहाँ पे दफ्तर में लाया गया, और यहाँ पे बैठे हुए साहब जो हैं इन्होंने इतराफ़ भी किया कि इन्होंने ज़मान साहब का बायोमेट्रिक करवाया, और जो वहाँ पे सेक्रेटरी और सदर थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि ज़मान साहब बहुत बड़ी लैंड यानी कि बहुत सारी ज़मीन के मालिक हैं। ये कितनी जगह, कितनी ज़मीन इनकी पूरे पाकिस्तान में है, कितने बड़े ये लैंडलॉर्ड हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ज़मान साहब को ज़रा दीजिएगा जी माइक। ज़मान साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद ज़मान है, वाले नूर अहमद है। ठीक है जी। ज़मान साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ मैं ਮੁਲਾਜ਼ਮ? इरफान वट्टू नाल जी मुलाजमत करता सी। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? 2 साल हो गए सी मैंने। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? 35,000 रुपया जी। 35,000 ਰੁਪਇਆ। जी जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ जी मैनू इस तरह ना जी, मैनू इरफान वट्टू नाल मैं 2 साल हो गए मुलाजमत करता पिया जी। वो आडिट एंड अकाउंट का सदर सी जी, ਤੇ ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ 2 ਹੈ, ਫੇਸ 2 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦੁਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਹ ਮੌਕੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਧੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਸੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣਾ A1 ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਆ, ਲੈ ਆ ਦੇ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਦਰ ਸਨ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, 2 ਅੱਛਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਲੇ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੂ ਨੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਟਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੀਕ ਪੱਪੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਖਲਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਯਾਦ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਸਟਾਮ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਸਾਦਾ ਇਸਟਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਰ ਸਾਫ? ਪੂਰਾ ਸਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਟੂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਟਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਯਾਦ ਸਿੰਧੂ, ਅਕੀਲ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲੀਕ ਪੱਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ? ਫਰਾਡ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਣਾ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤਾਂ- ਵੇਚੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਫੈਲਾਂ ਵੇਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੂੰ ਬਦਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ? ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ? ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, 17-16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣ। ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਯਾਦ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ
ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ- ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ 60 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠੇ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਏ। ਸੀ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਈ ਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਅਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। अब हम कानूनी राय ले देते हैं जी। एडवोकेट है हमारे साथ जो कानूनी माहिर भी हैं, राना एहसन साहब। राना साहब, ये जो आपको मैंने केस बताया कि लोगों ने इस तरह से एहतजाज किया, एक सोसाइटी जो है उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फ्रॉड हुए, तो इस तरह की सोसाइटी जो है जिसका एक पूरी बॉडी होती है, सदर सेक्रेटरी जो है वो भी होता है, और लोगों को ऐसी जगह जिसकी ना तो लैंड मौजूद है, जिसकी ना ज़मीन का कोई वजूद है, वो जगह फाइलें जो हैं वो बेची जाती हैं, और उसमें एक ऐसा शख्स जो डमी, जो उस ज़मीन का मालिक भी नहीं है, उसको भी शो किया जाता है, वो उस सोसाइटी के सदर का ज़ाती मुलाजिम होता है। तो क्या कानून क्या कहता है कि इस तरह के मुकदमात अगर जैसे एंटी करप्शन ने इस सोसाइटी के लोगों के जो अहदेदार थे उन पे FIR दर्ज की, मुलाजमीन पे FIR दर्ज की, लेकिन मुलजमान पकड़े नहीं गए, तो जिन लोगों का पैसा गया, जिन लोगों की रकम गई, उसका कैसे अजाला हो सकता है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जाहिद भाई, आपने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया कि मैं आपको कानूनी तौर पे असिस्ट कर सकूं कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, जिन लोगों के पैसे डूबा गया, उनकी कैसे रिकवरी करवाई जा सकती है, कैसे उनकी दाद रसी की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात जो यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को तो आप देख चुके हैं, आपने मुख्तलिफ लोगों से अपनी उनकी राय ली, जिनके साथ जो मुतासिर हुए, उधर अहले इलाका क्या कहते हैं, जिस बंदे के नाम के ऊपर ये सारा फ्रॉड किया गया, जिनके साथ हुआ, सबके साथ आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिस्कस कर लिया। जी, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके बारे में क्या कहता है और इसको कैसे दाद रसी मुतासरीन की हम बाय कोर्ट, बाय इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट ने इन लोगों की दाद रसी के लिए बनाए हैं, वो कैसे एक्ट करेंगे और किस कानून के तहत करेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कवानीन और फेजेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1947, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। बेसिकली ये दो कवानीन हैं जो कि हमारे इस फ्रॉड के साथ डील करते हैं। ठीक है। जब किसी एक आम आदमी के साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड करती है, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ करती है,
तो ये 2 कवानीन हैं जो कि हमें इस मसाइल से या ये जो भी मसला दरपेश आया या जो मुतासरीन हिट हुए हैं उनसे निकलने के अंदर हमारी मदद करती है। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो सेक्शन 50 और 55 ठीक है बहुत क्लियर है इस मामले में कि अगर किसी आम आदमी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक है इस तरह का खिलवाड़ करती है या कोई जिसे कहते हैं कि एक गैर कानूनी कदम उठाती है। अच्छा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक निजी सोसाइटी में क्या फ़र्क कुछ थोड़ा बता सकते हैं क्या होता है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसको असिस्ट करते हैं, कोऑपरेटिव जो हमारे अदारे हैं उनको असिस्ट करते हैं। जो निजी सोसाइटियाँ होती हैं वो किसी कानून के तहत नहीं, एक प्राइवेट लैंड के ऊपर एक बंदा आता है, अपनी सोसाइटी बनाता है और उसको तो बेचना शुरू कर देता है। सरकार की जो है वो भी मर्जी भी और सरकार की मॉनिटरिंग भी शामिल होती है। उसके अंदर एज सच मॉनिटरिंग नहीं होती सरकार की, क्योंकि उसके अंदर एक प्राइवेट लैंड का एक ओनर होता है, ठीक है। वो उसकी अपनी मर्जी से उसकी तकसीम करता है और आप आए, आपको 2 मरले चाहिए, आपको 2 मरले दे दी, दूसरा बंदा आया उसे 3 मरले दे दी, उसको 3 मरले की रजिस्ट्री कर दी। वो एक निजी सोसाइटी है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जो कोऑपरेटिव होता है उसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके तहत वो सोसाइटी बनाई जाती है। उसमें LDA भी हमारा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो कोऑपरेटिव के अदारे हैं उनको वो चीफ कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं। उस कानून के तहत जो है वो सोसाइटी बनती है और उसके मुताबिक ही आगे चलती है, ताकि इसीलिए आपने देखा होगा जो लोगों के अंदर एक परसेप्शन पाया जाता है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है उन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनिस्बत निजी सोसाइटीज़ के। ठीक हो गया। ठीक है। अब जो कि आपने आपने प्रपोजिशन मुझसे शेयर किया है उसके अंदर हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है दैट इज़ पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, 1925। ठीक। उसके सेक्शन 50 और 55 के तहत जो रजिस्ट्रार होता है और सब रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो जो मेंबरान होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो सदर होता है, जो नायब सदर होता है, जो सेक्रेटरी होता है, इन मेंबरान जो कि इस केस में मुलविस होते हैं, इस बद निज़ामी के अंदर शामिल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके अटैच कर सकता है। अच्छा। और उसके बाद सेक्शन 59 इनको सिविल कोर्ट के राइट देता है जिसके तहत वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके जो मुतासरीन है उनकी रिकवरी करवा सकता है, उनको उनका हक वापस दिलवा सकता है। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया एक इसका एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट आता है क्रिमिनल इनिशिएटिव, क्रिमिनल केसेस। बेसिकली ये है तो क्रिमिनल केस ही। अब इसके 2 एस्पेक्ट आ गए, एक रिकवरी फेज़ आ गया, दूसरा आ गया कि आप क्रिमिनल कैसे उनके साथ डील करेंगे। इसके तहत इसके अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान आ जाता है, इसके अंदर हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्ट आ जाता है 1947 का, जिसके अंदर आप अगर आप PPC के तहत जाएं, पाकिस्तान पिनल कोड, उसके अंदर सेक्शन 420 है, 468 है, 471 है, उसके तहत आप इनके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हद तक एक स्पेशल कानून बनाया गया था 1947 में, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, उसका सेक्शन 5 है। ठीक है, वो इस चीज़ को हमें बताता है कि अगर कोई जुर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इस बिहाफ के ऊपर करेगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी दैट वी आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और वो एक आम आदमी के साथ एक मिली भगत के साथ एक फ्रॉड करती है, तो हम सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्ट के तहत उनके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है वो आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1935। ठीक। जब एक बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी लेने आता है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक प्रॉपर्टी खरीदता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी बता के या मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 18 की ये खिलाफ वर्जी है, हम उसके तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिन लोगों का, अहदेदारों का आपने जिक्र किया, वो लोग सदा
के मुस्तक हैं, आपने जी। जैसे बताया कि उनकी जायदाद और वो सारा कुछ लेके भी नुकसान को पूरा किया जा सकता है। जी FIR दर्ज हुई एंटी करप्शन में, जी क्या एक कानून के ज़रिए यही मुतासरीन के पास रास्ता है कि इसके ज़रिए इंसाफ के हसूल के लिए एंटी करप्शन में जाएं, और एंटी करप्शन का इसमें क्या किरदार होगा? जी देखें, एंटी करप्शन एक क्रिमिनल इनिशिएटिव है जो कि क्रिमिनल साइड पे जाती है। उसके तहत हम जो मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सज़ा दिलवा गिरफ्तारी सकते भी हो हैं। सकती है। ऑब्वियसली इसके अंदर सज़ा है एक अकॉर्डिंग टू इसके जब आपका मोनेटरीली फेज़ इंक्लूड हो जाता है तो इसके अंदर जो सज़ा होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट तक आपको एक ख़ास साल तक सज़ा होती है। उसके बाद जब आप 10 लाख से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं तो उसके अंदर और सज़ाएँ शामिल हो जाती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एंटी करप्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो इसके अंदर सज़ा होगी। ठीक है, तो अब क्या एंटी करप्शन का इसमें क्या किरदार होगा? ये आपको नहीं लगता कि अगर एंटी करप्शन में मुकदमात जो दर्ज होते हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं? देखें जी, ये तो एक अलमिया है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि कोई भी अदारा है, चाहे वो आम थाने से ले लें या हमारी कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, वो सुस्त रवि का तो शिकार है, क्योंकि एक बर्डन ऑफ वर्क है हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जिसके साथ वो कंप्लाई नहीं कर पाते और मामला सुस्त रवि का शिकार तो होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये एंटी करप्शन में जाएंगे तो इनको दाद रसी नहीं होगी, इनकी दाद रसी होगी। ठीक है रान साहब, जो इसमें मुतासिर लोग हैं सारे वाइट कॉलर लोग हैं, किसी की पेंशन के पैसे हैं, किसी के पास कोई ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ। क्या कानूनी तौर पे अब इनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? क्या एंटी करप्शन इतनी सख्त रखता है डिपार्टमेंट के इनका वो नुकसान पूरा कर देगा या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं? क्या और कुछ करें? देखें, जब किसी के साथ ज़्यादती होती है ना, ठीक है, और वो कानून के पास जाता है मदद के लिए, तो कानून एक प्रोसीजर के तहत चलता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड आ गया, सिविल प्रोसीजरल कोड आ गया। ये हमें असिस्ट करते हैं कि हमने किस तरह दाद रसी करनी है, किस तरह एक प्रोसीजर को, एक जुर्म को लेके चलना है। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है रेमेडी, वो यही है कि हम रजिस्ट्रार के पास जाएं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, उनके पास जाएं, ठीक है। उनके पास कानून उनको सेक्शन 50 और 55 के तहत सिविल कोड के राइट देता है कि वो उसके ऊपर एक्ट कर सकें, ठीक। अगर वो बेहतर समझते होंगे, वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है या मामला ये सारे हुए हैं सारे, तो वो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, सीज़ करेंगे और उसके बाद उनकी रिकवरी करके उन तक उनका पैसा पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है या जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का अदारा उनके साथ मावनत नहीं कर रहा, तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद उनके पास सिविल कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, वो अपनी दाद रसी के लिए अपील कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही एंटी करप्शन की, एंटी करप्शन देखें आपकी रिकवरी नहीं करवा सकता, अच्छा, ठीक है। एंटी करप्शन ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनको सज़ा देनी है। आपने रिकवरी के लिए आप या तो अदालत जाएंगे, लेकिन आपके पास कंसर्न जो केस है, इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहली रेमेडी है वो रजिस्ट्रार है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, आप उसके पास जाएंगे ताकि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार हैं वो शायद रेफरेंस भी भेज चुके हैं एंटी करप्शन में। हाँ, तो वो रेफरेंस की, देखिए कोई भी केस है ना, इस नौयत के जो केस होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। आपके साथ जिस तरह 499F का केस है, ठीक है, उसके अंदर दो चीज़ें फॉलो की जाती हैं, एक है रिकवरी की पैसे की और एक है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस की इनिशिएटिव की। क्रिमिनल केस के अंदर उसको सज़ा होगी, ठीक है, 3 साल 6 साल जो एक कानून देगा उसकी सज़ा होगी, और जो सिविल कोर्ट है अंडर सेक्शन 37 वो हमें उसकी रिकवरी करवा के देगी, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे जो रेफरेंस उन्होंने भेजा है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के बिहाफ पे भेजा है उनकी, ठीक है। वो अगर उन्होंने वो फर्स्ट फेज़ था, उसके तहत उन्होंने उसको इनिशिएटिव जो रेफरेंस था वो भेज दिया। लेकिन जो रिकवरी है उनके जो मुतासरीन हैं, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, उनका आपने जैसा कि आपने बताया कि वाइट कॉलर लोग थे,
अपना किसी की पेंशन थी, किसी के जिंदगी की जमा पूंजी थी, तो उसके अंदर जो उसकी रिकवरी है वो हमारा रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो सेक्शन 50 और 55 के तहत उनको अटैच करेगा। उसके बाद सेक्शन 59 उस चीज़ को उसको राइट देता है कि आप यू कैन एक्ट ऑन एज ए सिविल कोर्ट, और वो उसके तहत उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके मुतासरीन तक उनकी रकम को पहुंचा सकता है। ज़मीन के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, ये तो हकीकत है, जिसकी वजह से एंटी करप्शन ने एक FIR भी दर्ज की। तमाम चीज़ें आपके सामने रखती। अगर ये वाकई ही लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तो इसका अजाला होना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी तमाम मुतल्लिका इदारों पर आयद होती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।